हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या जो मेरे परिचित लोग हैं उनको मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि कल से सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो बच्चे भी पढ़ने के इच्छुक हों, जिनको भी क्लास ज्वाइन करना हो, वो कल से ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। यह जो बैच होगा यह दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी होगा और जून अटेम्प्ट के लिए यानी कि जून 2022 अटेम्प्ट के लिए भी होगा। दिसंबर तक ऐसे जो सिलेबस के कंटेंट है उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है ना, लेकिन फिर भी मैं कम से कम 80% उसका सिलेबस का पार्ट मैं कवर करा करके आप लोगों को दूंगा। 100% कवर करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी जो बीच में अगर हम समय देखें तो दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाती है, दीपावली छठ की छुट्टी होती है, तो थोड़ी सी समस्या इसमें आती है। इसलिए फेक प्रॉमिस मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम मेरे पार्ट से जो भी बेहतर होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जैसा कि 2-3 दिन पहले मैं लाइव आया था और मैं बच्चों से मुखातिब होने की कोशिश मैंने किया था कि जो लोग भी सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं या वैसे सीए और सीएमए के स्टूडेंट जो लॉ पढ़ने के इच्छुक हो, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी बच्चे जिनको फाइनेंशियली अगर कोई तकलीफ़ होती है पढ़ने में, वैसे बच्चे भी आप हमसे आके मिल सकते हैं जिनको फ़ीस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है। इवन फीस ही नहीं, अगर कुछ ऐसा भी लगता है कि अगर उनको पढ़ने के दौरान जैसे बुक वगैरह खरीदने की समस्या, ये सब कुछ अगर ऐसी भी समस्या है किसी जेन्यून स्टूडेंट के साथ अगर, तो आप बेहिचक हमसे आके मिल सकते हैं। जो भी मेरे पार्ट पे बेहतर होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो बेसिक थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जब भी कोई बच्चा सीए, सीएस या सीएमए में एडमिशन लेते हैं, उनके दिमाग में चीज़ होती है कि यहाँ पे सक्सेस रेट 100% नहीं होता है, और रियलिटी भी यही है कि सारे के सारे बच्चे पास नहीं होते हैं। क्या कारण है ऐसा? अगर हम इसके पीछे देखें कि जितने सारे बच्चे, मतलब अगर हम देखें इस प्रोफेशनल कोर्स में, तो यहाँ पे एंट्री इजी है बट एग्जिट थोड़ा सा टफ है। अगर आप आईआईएम, आईआईटी इन सब चीज़ों की अगर बात करें तो उन जगहों पे एंट्री इजी नहीं होता, वहाँ पे एंट्री टफ होती है, लेकिन एग्जिट कंपैरिजन टू द एंट्री आसान होती है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज़ की अगर हम बात करें, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एक्चुअल के जो कोर्सेज होते हैं, इन जगहों पे एक्चुअली ऐसा देखा जाता है कि एंट्री तो आसान होती है लेकिन एग्जिट टफ होता है। तो क्या कारण है कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? वो बहुत सारे बच्चे बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे समय बर्बाद हो गए, मुझे यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए एक हम थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। यह उस समय की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ट्रेनिंग दे रहे थे। आप सभी को पता है कि धनानंद के दरबार में जब चाणक्य की बेइज्जती की गई थी, जब उनका दुराचार किया गया था, तो धनानंद के दरबार में ही अपने शिखा को उन्होंने क्या किया था, अपने शिखा को बांध लिया था चाणक्य ने। और धनानंद के दरबार में ही, और ये सब चीज़ कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र के धरती पे हुआ था। और वहाँ पे उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक हम इस अपने दुराचार का, अपमान का बदला धनानंद से नहीं लेंगे, तब तक हम अपने शिखा को नहीं खोलेंगे। और इस तरह से चाणक्य एक ब्राह्मण थे और चाणक्य उसके दरबार से, धनानंद के दरबार से फिर निकल गए थे। धनानंद के दरबार से निकलने के बाद चाणक्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर हम उतने बड़े राजा से कैसे बदला ले पाएंगे हम। तो धीरे धीरे उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया कि आखिर किसके साथ मिल करके इतने बड़े परिणाम को अंजाम दिया जा सकता है। उसके बाद वो चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी के पास पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उनके माता जी से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि इस बच्चे को आप हमको दे दो। बहुत सारा लाजमी है कि एक माँ के लिए बच्चा का प्यार कितना होता है आप भी समझ सकते हैं। तो इतना जल्दी तो वो कन्विंस नहीं हुई थी, लेकिन बहुत मतलब कोशिश करने के बाद उनके बातों से वो कन्विंस हो गई थी। इसके पीछे भी कुछ स्टोरी था। स्टोरी ऐसा था कि एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का वध धनानंद के द्वारा ही करवाया गया था। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मतलब प्रतिशोध की जो ज्वाला थी उसके माँ के अंदर भी थी, क्योंकि उसके भी पति का वध कहीं ना कहीं धनानंद के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद जब चाणक्य ने कन्विंस किया उनके माता जी को, तो उनकी माता एग्री हो गई और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के हवाले कर दिया गया। उसके बाद चाणक्य ने पूरी शिक्षा दीक्षा हर तरह से, पढ़ाई लिखाई,
अस्त्र शस्त्र, हर चीज़ की जानकारी और हर तरीके से उन्होंने धीरे 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 चंद्रगुप्त मौर्य को निपुण बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य जब सारे विद्या में निपुण हो जाते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के दरबार में एक सेना में क्या किया गया, उसको शामिल कराया गया। तो जब सेना में शामिल कराया गया तो लाजमी है चाणक्य के द्वारा उनके दक्षता को उनके कुशलता को बहुत ही अच्छे से निखारा गया था। इसके वजह से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद के सेना में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई और धीरे धीरे उनका कद ऊंचा उठता गया। और फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद के दरबार में सेनापति बना दिया गया। सेनापति बनने के बाद चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी थी, देखने में भी बहुत स्मार्ट थे और हर गुण से निपुण थे वो, क्योंकि चाणक्य जैसे महापंडित, ठीक है, उनको शिक्षा दीक्षा दी थी। हुआ क्या कि इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की बेटी दुर्धरा से प्यार हो जाता है। तो जब धनानंद के बेटी दुर्धरा से प्यार हो जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य इस बात को आकर के चाणक्य से शेयर करते हैं कि आचार्य, मुझे दुर्धरा से प्यार हो गया है। तो चाणक्य वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और कहते हैं कि आचार्य, कि काश सम्राट बनने के अलावा भी अपनी ज़िंदगी जीने का भी कोई सपना होता, कि मुझे कितनी बड़ी त्याग करनी पड़ रही है। इस बात को सुनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की इस बात को सुनने के बाद चाणक्य ने जवाब दिया कि हाँ, अगर त्याग नहीं होता तो हर घर में सम्राट होता, हर घर का बच्चा सम्राट बनता। तो सम्राट बनने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद कंप्लीटली कन्विंस हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा लेनी थी, जो बात समझनी थी, उनको ये बात समझ में आ गई कि मेरा उद्देश्य कुछ और है और मुझे किसी और चीज़ के लिए यहाँ भेजा गया है। और उसके बाद से उन्होंने कंप्लीटली अपने रास्ता को अलग कर लिया और आगे जो भी उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आगे चल करके आपको पता है कि धनानंद का वध किया गया और धनानंद का वध करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। इस पूरे स्टोरी का मोरल ये था कि अगर शायद उस दिन चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की इस बात को न समझे होते तो शायद सम्राट बनना उसके लिए मुश्किल हो जाता। तो शायद कुछ ऐसी ही परेशानियां हमारे ज़िंदगी में भी आती है कि जब हम CA, CS या CMA पढ़ने के लिए जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो बहुत तरह के हर्डल्स, बहुत तरह की समस्याएं, ठीक है, बहुत तरह का लोभ मेरे रास्ते में आते हैं। लेकिन हमें एक्चुअली वहाँ पे डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि मेरे लिए इसमें बेनिफिशियल चीज़ें क्या है। अगर शायद हम उस दिन इन चीज़ों को बारीकी से समझ पाएँ तो डेफिनेटली ये पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। बच्चों की शिकायत होती है इंस्टीट्यूट से कि इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान रखें बात, जो बच्चे पढ़ते हैं और जो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है, अगर डेफिनेटली आप अगर इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेंगे, वो आपको फेल नहीं करते हैं। जब तक हम उस लायक नहीं होते हैं, लाजमी है वो फेल करती है। क्योंकि अगर आप में क्वालिटी नहीं होगी तो जैसा कि मैंने जो स्टोरी आपको सुनाया, अगर ये त्याग नहीं होता, ये बलिदान नहीं होता, समर्पण नहीं होता, अगर ये कठोर परिश्रम नहीं होता तो हर घर में CA, CS और CMA के बच्चे होते हैं। तो ज़िंदगी में ध्यान रखिए बात, कभी भी लाइफ में जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे फ्रेंड से अलग होने पड़ते हैं, सेल्फिश बनना पड़ता है, बहुत सारे लोग आपको ब्लेम करते हैं कि भाई तुम मतलबी हो। ठीक है, अगर कुछ अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपने अगर कुशलता को निखारने के लिए अगर कुछ समय सेल्फिश बनना पड़े तो शायद बन जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि एक बार जब आपका कैरियर अच्छे से सेटल हो जाता है तो फिर तमाम सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपका कैरियर स्पॉइल होता है तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ता थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए अपने स्टूडेंट पीरियड में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूसरी एक बात है कि हम लोग अक्सर दूसरे के बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपको सत्यम का स्कैंडल अगर आपको पता हो, सत्यम बोल रहा हूँ मैं, ये जो हर्षल मेहता स्कैंडल हुआ था, अगर आपको पता हो
तो उसमें हर्षल मेहता ने क्या किया था, हर्षल मेहता भारतीय लोगों को सेंटिमेंट को पढ़ने की कोशिश किया था कि यहाँ के लोग एक्चुअली होते कैसे हैं। तो अपने यहाँ अगर हम बात करें भारत में, तो यहाँ के जो लोग होते हैं खासकर ऐसा देखा जाता है कि बैंड वैगन वाली अपनी सिचुएशन होती है, यानी कि हम पिछलग्गू होते हैं। ये हमको नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन ये हमको ज़्यादा समझ में आता है कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है इसलिए हमें वो चीज़ करना चाहिए। तो ध्यान रखे बात, कभी भी एक इंसान दूसरे से कंपैरिजन करके दूसरे के जैसा नहीं बन सकता है। अगर ऐसा आप करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप डुप्लीकेसी करोगे, है ना, आपका जो ओरिजिनल पर्सनालिटी होता है कहीं ना कहीं छुप जाता है। इट्स बेटर टू लाइव योर ओन लाइफ। इससे बेहतर है कि हम खुद की लाइफ जिए, आप अच्छा कीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब खुद को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा बेहतर करेंगे। अगर आपको याद हो 3 इडियट मूवी, तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का उनका सपना था, लेकिन ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग उनसे करवाई जा रही थी। तो करने के लिए तो वो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक डेडिकेशन था, जो एक समर्पण था, वो उनके इंजीनियरिंग में नहीं थी। और बाद में आपको याद हो कि फिर वो जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कितना अच्छा उसमें करते हैं। तो हर इंसान में कुछ यूनिक चीज़ें हैं, हर इंसान में कुछ अच्छाई है ना। इसलिए हमें अपने बुराइयों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके अच्छाई पे काम करना चाहिए। अक्सर हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, हम अपने गार्जियन को ब्लेम करते रहते हैं। तो ब्लेमिंग न बने, ठीक है। हमारा कहना बस इतना है कि आप अपने स्ट्रेंथ को समझे कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है। मैनेजमेंट में एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, दैट इज SWOT, टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, नो अबाउट योर वीकनेस, ओके। वी हैव ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एनालाइज करते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आप समय समय पे इन चीज़ों को जब करते हैं तो इससे क्या होता है, इंप्रूवमेंट होती है, आपके पर्सनालिटी में ग्रूमिंग आती है। तो जब भी हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की अगर हम बात करें, जब आप ज्वाइन करते हो, इवन प्रोफेशनल कोर्स की ही मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं भी अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन, बार बार एक चीज़ आती है कि हमको वो फलाना व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो ये दुनिया कभी आपको जीने नहीं देगी। अगर आप किसी दूसरे के लिए जीना चाहते हैं तो हमेशा आप में बुराई ही ढूंढेंगे और वो हमेशा आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप खुद के लिए अच्छा करो। आप ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कि क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे जो चीज़ करना चाहिए क्या मैं वो करता हूँ। सारा जवाब आपको खुद से मिल जाएगा और फिर आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। इसलिए दूसरे के एक्सपेक्टेशन से अपने लाइफ को स्पॉइल न करें। ये ज़िंदगी एक ही बार मिला हुआ है। हाँ, आप अच्छा ज़रूर करें, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मनमानी ढंग से सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बड़े लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके कोई गार्जियन आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को सुनना चाहिए। सुन करके फिर जो बेहतर डिसीजन है वो लेकर के फिर हमको उस पर काम करना चाहिए। अक्सर ऐसा क्या होता है कि अपने यहाँ अगर देखने को मिलता है कि फलाने के बेटा ये करते हैं, फलाने की बेटी वो करती है, तुम भी ये कर लो, ठीक है। दूसरा मैंने बोला एक्सपेक्टेशन। एक अगेन मैं छोटा सा स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक कुत्ता है, डॉग है ना। क्या होता है कि वो डॉग एक दुकान में सामान लेने के लिए जाता है। डॉग सामान लेने के लिए जाता है, वो अपने मुंह में क्या होता है कि झोला लटकाया रहता है और उस झोले में सामान का पर्ची, सामान जो जो लेना रहता है उसका पर्ची रखा हुआ रहता है और पैसा रखा रहता है। डॉग दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार के पास जा करके वो झोला को बढ़ाता है। दुकानदार उसमें से पर्ची निकाल के सामान दे देता है और जो पैसा होता है वो अपना पैसा ले लेता है और फिर से वो सामान की थैली, सामान का जो झोला होता है वो डॉग के तरफ बढ़ा देता है। डॉग क्या करता है, मुंह में झोला को दबा करके आगे बढ़ने लगता है। इतना चीज़ देखने के बाद दुकानदार को ऐसा लगता है कि भाई इतना ट्रेंड डॉग कैसे हो सकता है, आखिर इसको इतना ट्रेनिंग देने वाला मालिक कौन होगा। और दुकानदार ने अपने दुकान की शटर गिरा करके उस डॉग के पीछे पीछे जाने लगता है। जब डॉग के पीछे पीछे वो जाते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एक बस स्टॉपेज होता है जहाँ पे वो डॉग खड़ा रहता है। जैसे ही बस आती है, लाजमी है कि रोड पे बहुत सारी बसें चलती है, लेकिन उस डॉग को इवन ये भी पता होता है कि इस रूट पे मेरे रूट पे जो जाने वाली बस है वो कौन सी बस है। जैसे ही उसके रूट का वो बस उसको दिखाई देती है, वो क्या करता है कि बस की तरफ आगे बढ़ता है, बस रुकती है और वो डॉग उसमें जाके बैठ जाता है, आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब कंडक्टर आता है अगेन वो अपने झोले को बढ़ाता है और झोले को बढ़ा करके वो पैसा दे देता है, भाड़ा दे देता है और फिर अपनी यात्रा के लिए वो आगे अग्रसर हो जाता है। ये तमाम सारी चीज़ों को देख करके वो दुकानदार जो है हतप्रभ है।
वो अचंभित है कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसके स्किल्ड को देख करके कि आखिर इसका मालिक कितना ट्रेंड होगा जो इस डॉग को इतना ट्रेनिंग दिया है। धीरे 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 सफ़र अंत की ओर बढ़ता है और जैसे ही डॉग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, डॉग क्या करता है कि खलासी की तरफ बढ़ करके अपने पैर से खलासी के पैर पे जा कर के वो मतलब सहलाता है, यानी वो एक कोशिश करता है बताने की कि मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया है, अब मुझे यहाँ पे उतरना है। और डॉग अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जा कर के उतर जाता है और फिर से वहाँ से वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। और अगेन वो दुकानदार अभी पीछे पीछे जा रहा है। जब डॉग अपने घर पे पहुंचता है, तो घर पे पहुंचने के बाद वो घर पे क्या करता है, वेल बजाता है। वेल बजाने के बाद मालिक जो है घर से निकलता है, जो मालिक होता है, और वो डंडा लिए हुए निकलता है। और निकलने के बाद उस डॉग को वो 2-3 डंडे जोर जोर से मारता है। ये देख करके दुकानदार एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर जो डॉग इतना स्किल्ड था उसको ये मार क्यों रहा है। और मालिक का जवाब था मारते हुए कि क्या तुम चाबी लेके नहीं जा सकते थे। डॉग को क्या बोल रहा है मालिक कि क्या तुम चाबी लेके नहीं जा सकते थे। इस स्टोरी का मोरल यही था कि उस डॉग की इतनी सारी अच्छाई जिसे एक बाहर का व्यक्ति दुकान का शटर बंद करके पीछे पीछे घूमते घूमते उसके दरवाजे तक आ गया, उस डॉग की अच्छाई देख करके। लेकिन उस मालिक को अभी भी उसकी अच्छाई नहीं दिखी और केवल उसका दरवाज़ा खोलना पड़ा, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगा और डंडे से उस डॉग को मारा उसने। तो ठीक अपने लाइफ में ऐसा ही होता है कि आप अगर किसी दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे जीने की कोशिश करते हैं तो ध्यान रखें बात, ये लोग ऐसे ही टांग खींचेंगे। आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर दो, ध्यान रखना बात, ये दुनिया कभी जीने नहीं देगी आपको। हमेशा आपको कुछ ऐसा डिमोरलाइज करने की हमेशा ऐसा कोशिश करेगी कि आपको नीचा दिखाया जाएगा। अगर आप किसी को compete कर रहे हैं, अगर आपको अगर कोई compete नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपके दूसरे कैरेक्टर को क्या किया जाएगा, उछाला जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए बात, कभी भी आपकी बुराई वो व्यक्ति नहीं करते हैं जो आपसे सुपीरियर होते हैं, जो आपसे अच्छे होते हैं। अक्सर वही आपको क्रिटिसाइज करते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं नीचे होते हैं, क्योंकि वह आपसे compete नहीं कर सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि आज जो बच्चे इन सब चीज़ों को लैग करते हैं और कहीं ना कहीं इस कॉमर्शियलाइजेशन के युग में आज जो टीचर कहीं ना कहीं अपना जो एक रोल भूल रहे हैं कि हमें पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को क्या क्या बताना चाहिए, क्या क्या सिखाना चाहिए। डेफिनेटली हमारा ये भी रोल है कि हम आपको समय समय पे अवेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानवान नहीं हूँ, लेकिन मुझे अभी तक का जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, जो हमने अपने पढ़ाई में सीखा है और जो मैंने देखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोगों से मैं वो साझा करूँ, शेयर करूँ, ताकि आप लोग ये गलती न करें और आप इन चीज़ों से हतोत्साह होकर के अपने डेस्टिनेशन को न छोड़ें। दूसरी बातें हैं कि पढ़ने की बात है, कोई भी अगर पढ़ाई हो, ठीक है, अगर आपकी कंटिन्यूटी रहती है तो डेफिनेटली यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स वाट एवर वुड यू वांट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये आदमी ही तो है जो सब कुछ कर सकता है, फिर हम क्यों हतोत्साह होते हैं। और ध्यान रखें बात, ज़िंदगी में फेल होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब सीए और सीएस के बच्चे या सीएमए के बच्चे क्लास करने आते हैं, मैं पहले दिन उनके दिमाग में यही डालता हूँ कि फेल होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पहले से तैयार रहेंगे कि हमको फेल होना है तो हमको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा, ज़्यादा दुख नहीं पहुँचेगा। लेकिन होता क्या है, हम एक्चुअली पहले से ही इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने लाइफ से कर लेते हैं कि हमको जीतना ही है, जीतना ही है, जीतना ही है, राइट। फिर जब हम फेल होते हैं ना, संभाल नहीं पाते हैं खुद को। इसलिए हमेशा ध्यान रखे बात, आपके पास एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को याद है कि मैं जब सीएस की पढ़ाई जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस समय स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम करके एक ट्रेनिंग होती थी 7 डेज़ की। एक फैकल्टी, उसमें एक सर आए थे, तो उन्होंने सबसे पूछा था कि अगर आप सीएस नहीं बनेंगे तो आपका बैकअप प्लान क्या है। सबसे उन्होंने पूछा था, सबने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया था। डेफिनेटली बीइंग ए स्टूडेंट बनने के बाद भी हमारे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल इस कोविड के दौरान हम लोगों को देखने को मिला है, फेस करने को मिला है। आप देखिए कोविड में कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी। क्या हुआ, उनके पास कुछ बैकअप नहीं था, जिनकी नौकरी चली गई वो सीधा रोड पे आ गए। तो बहुत ही बेकार स्थिति हो गई। इसलिए पढ़ने के दौरान या हम अगर कैरियर की बात करें, कैरियर ओरिएंटेड बात करें, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ बैकअप प्लान अपने पास होना चाहिए, ताकि अगर एक जगह से अगर हम गिर भी जाते हैं
तो डेफिनेटली है कि हम दूसरे जगह पे जाकर के खरा उतर पाएंगे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही चीज़ को लेके बैठे हुए हैं। फाइनेंस में एक वर्ड आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज, राइट। और पोर्टफोलियो का सिद्धांत कहता है, प्रिंसिपल कहता है, उसका पहला सिद्धांत कहता है डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। क्या कहता है? डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। यानी अगर हम एक ही टोकरी में अपने सारे अंडे को डाल देंगे और अगर वो टोकरी गिर गई तो मेरे सारे अंडे फूट जाएंगे। इसी तरीके से जिंदगी में, लाइफ में, अगर हम एक ही चीज़ पे फोकस होकर रह गए और शायद अगर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरा अगर डेस्टिनेशन मुझे नहीं मिल पाया तो डेफिनेटली हम बर्बाद हो जाएंगे। इट्स बेटर कि पोर्टफोलियो क्या कहता है, कंबाइंड योर सिक्योरिटीज, ओके, फ्रॉम द डिफरेंट इंटीरियर्स, डिफरेंट सेगमेंट। यानी कि जो मेरा बास्केट होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। अगर हम अंडे को अलग अलग बास्केट में रखेंगे, अगर हम इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनियों के सिक्योरिटीज में करेंगे तो लाजमी हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। हर तरह के मार्केट कभी भी क्लैश नहीं हो सकते हैं, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो हम बैलेंस रहेंगे। इसी तरीके से अपना लाइफ भी है, तो लाइफ को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें बात, जिंदगी में अगर आप सोचते हैं कि मेरा लाइफ शेयर मार्केट की तरफ बुलिश होना चाहिए, हमेशा बुलिश होना चाहिए, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। ये कभी संभव ही नहीं है। एक बात बताओ, तुमसे ही पूछे, अगर हम स्टूडेंट से पूछे कि इंसान का जो हार्ट बीट होता है वो हमेशा अपवर्ड होना चाहिए, क्या वो आदमी जिंदा रहेगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा वो। दूसरी बात अगर मैं पूछें कि अगर कंटिन्यूअसली किसी का हार्ट बीट अगर नीचे जाने लगे क्या होगा? जिंदा रहेगा, मर जाएगा। तो जिंदा जीने के लिए भी हमारा जो हार्ट बीट होता है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते रहना चाहिए। तो जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है। हमें ध्यान रखना चाहिए लाइफ में कि हमारा ज़िंदगी अप एंड डाउन के लिए बना हुआ है। हम जो लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा अच्छा हो, हमेशा अच्छा हो, हम कभी फेल ना हो, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। फेल्योर इज अ पाथ ऑफ सक्सेस, फेल्योर इज अ नथिंग, ओके। और हम अगेन बोलते हैं फेल होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में फेल होना सीखिए। आज का ट्रेंड क्या हो गया, हम लोगों को याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो खेलने के दौरान कितने सारे चोट लगते थे, बहुत बार झगड़ा हो जाता था, लेकिन कभी भी घर में आके हम लोग नहीं बोलते थे। आज का जनरेशन देखिए क्या हो गया कि बच्चे जब खेलने के लिए जाते हैं तो मम्मी उनके बॉडीगार्ड बन के जाते हैं, पापा उनके बॉडीगार्ड बन के जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं करो, बेटी ऐसा नहीं करो, अरे गिर जाओगे, चोट लग जाओगे। मतलब लिटरली जो चीज़, प्रैक्टिकली जो चीज़ें होने लायक ही नहीं है, आप पहले ही से उसके दिमाग में इंस्टॉल कर रहे हैं। गिर जाओगे, अरे सीए में मत एडमिशन लो, ये तो आदमी करता ही नहीं है, भगवान करता है। सीएस में मत एडमिशन लो, अरे फलाना ने एडमिशन लिया था 4 साल पढ़ के छोड़ दिया, बर्बाद हो गई उसकी कैरियर, है ना। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है इसको मत आने दीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए बात, अगर हम किसी चीज़ को गिव अप कर रहे हैं, छोड़ते हैं, तो ये नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम नहीं कर पाए, इसका मतलब ये होने लायक ही नहीं होता है। अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरी ये गलती है, ठीक है, आप बहुत बड़े ब्रेव आदमी हैं। ध्यान रखें बात, अपने गलती को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसको ठगेंगे हम लाइफ में, हम गलती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की गलती कल भी गलती ना बने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा बच्चा, मैं जो बात बता रहा था आपको कि आज के जो गार्जियन हैं इतने बच्चों को प्रोटेक्टिव मोड में लेके चले जाते हैं कि वो बच्चा सही करने से भी डरने लगता है। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अरे जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक उसे दर्द कहाँ से महसूस होगा? जब तक हम फेल नहीं होंगे पास का मज़ा कहाँ से आएगा, है ना। तो फेल होके पास होने का मज़ा अलग है, आप बहुत इंजॉय करोगे उसको, और आपको हर गलती पता रहेगी कि जिस वजह से मैं पास नहीं हो पाया था। अगर आपको याद हो, जब आइंस्टीन साहब ने जब बल्ब का आविष्कार किया था तो उन्होंने बहुत बार उनकी जो प्रयास थे असफल हो गए थे। एक इंटरव्यू में पूछा गया, इतनी बार असफल होने के बावजूद भी आप अथक प्रयास करते रहे, ठीक है, कहाँ से सर इतना मोटिवेशन आता था, कैसे आप खुद को इतना मोटिवेट करते थे? उनका कहना था, ठीक है, कि मेरे पास जितना बार मैं फेल हुआ हूँ ना, उतना मेरे पास जानकारी है कि उतने प्रोसेस से मैं बल्ब नहीं बना सकता। दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग्स। कि आज का जो समय है ना, लाइफ है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखना भी बड़ा चैलेंजिंग है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हैं। सुबह उठेंगे, फेसबुक खोलो, आज यहाँ पे रेप हो गया, मुंबई की कांड हाल ही फिलहाल में हुई है, यहाँ पे मर्डर हो गया, यहाँ पे चोरी हो गई, यहाँ पे डकैती हो गई। बड़ा टफ लाइफ हो गया है।
इतनी ज़्यादा निगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इसमें अपने आप को पॉजिटिव रखना भी एक चैलेंज है। थोड़ा सा अगर मैं राम युग में जाके देखे तो देखिए ज़रा राम युग को, उस समय दुश्मन अपने देश में नहीं था। राम युग में दुश्मन अपने देश के पार था, समुद्र के पार था। तो राम ने जाकर वहाँ वध किया और दुश्मनों से बदला लिया। जब कृष्ण युग आया, क्या हुआ? वो दुश्मन अपने घर में आया, वो कलह अपने घर में आया, और उस द्रौपदी के चीरहरण के वजह से वो जो कलंक था, उसके वजह से समस्या अपने घर में आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो क्या हुआ? आज वो जो समस्या थी, अब न तो देश के पार रहा, न तो घर में रहा। आज समस्या अपने अंदर आ गया है। किस रूप में आया? जिलस, ग्रीड, है ना, ग्रीड, है ना, लालची हो गए हम, स्वार्थी हो गए, ग्रीडी हो गए, ये सारी समस्या अपने अंदर आ गया। द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगी। तो मतलब ये है कि खुद को ढूंढे तो ज़्यादा अच्छा है। अक्सर हमको दूसरे की कमी ढूंढते ढूंढते समय ही नहीं मिल पाता है कि यार हम क्या है ना। इट्स बेटर टू नो योर सेल्फ। हम अगर खुद को समझे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और फेक आइडेंटिटी लेके मत घूमें। सच से बड़ा तकलीफ होती है लोगों को, तो कोशिश करें कि कम बोले, हम ज़्यादा न बोले। लेकिन आपका जो प्रयास है, अगर आप निरंतर उस पर अग्रसर रहेंगे, यकीन मानिए कोई एक शक्ति होता है जो आपके उस प्रयास को देखता है और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन खुद से होना चाहिए। फाइनेंस में जब इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, तो जब भी इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो वी होता है ना, दैट इज़ द वैल्यू। तो वैल्यू का जो फार्मूला होता है, तो वैल्यू जब हम इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं, चाहे किसी भी सिक्योरिटीज़ का जब आप वैल्यूएशन करते हैं, तो जब इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं तो वैल्यू इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस। मतलब इसका क्या है, मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ से जोड़ करके, फाइनेंस से थोड़ा सा मैं रिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपने वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन अपॉन परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेशन अगर आपकी हाई है, देन डेफिनेटली यू हैव टू परफॉर्म। आपको परफॉर्म भी हाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वैल्यू अच्छी होगी, इंक्रीज होगी। आपके सपने बड़े बड़े हैं, आप सोचते बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप परफॉर्म नहीं करते हैं, देन आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप CA का एग्ज़ाम दे के आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम, मेडिकल का एग्ज़ाम दे के आते हैं, IIT का एग्ज़ाम देकर आते हैं। एग्ज़ाम देकर आने के बाद आपने घर में क्या बोला? बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, बहुत चांसेस है कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। क्या किया आपने? आपने अपने फैमिली का, आपने अपने दोस्तों का एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया। तो आपने अगर अपने एग्ज़ाम में उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया होगा तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आप पास हो जाओगे। तो जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? आपकी वैल्यू हाइक हो जाएगी। अरे एग्ज़ाम देने के बाद ही आके कहा था वो कि एग्ज़ाम बड़ा अच्छा गया था उसका, और देखो पास भी हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ से आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है, देन डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस भी हाई होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फाइनेंस भी बोलता है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट ज़्यादा रख रहे हैं, तो ये फेक है। कभी भी वैल्यू आपकी हाई नहीं होगी। यानी परफॉर्मेंस अगर मेरा कम होता और अगर वो रिजल्ट में फेल हो जाता, फिर उसी समाज का, उसी सोसाइटी का, उसी फ्रेंड का क्या होता? अरे फेंकू है, बस फेंकते रहता है। इसलिए ध्यान रखे बात, कम बोलने वाले इंसान बने। स्टूडेंट लाइफ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक गुड लिसनर होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। जब 1 जुलाई 2017 को GST भारत में इम्प्लीमेंट किया गया, तो हर व्यक्ति अपने आप को GST कंसल्टेंट समझता था। जितने सारे लोग थे सब GST के कंसल्टेंट बैठे हुए थे, जिनसे जो जानकारी पूछ लो, अरे GST तो बर्बाद कर दिया देश को। भले GST का जी उनको पता नहीं है। गुड्स को कितने लोग गुड बोलते थे, सर्विसेज को कितने लोग सर्विस बोलते थे, लेकिन वो भी GST में 1 घंटा आपको भाषण दे सकते थे। कहने का मतलब है हमें ओपिनियन लेस बनना चाहिए। ओपिनियन देने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो ध्यान रखे बात, आपका लाइफ बड़ा अच्छा लाइफ होगा। और अगेन मैं बोलता हूँ, इनर कंसाइंस की हैप्पीनेस ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, रेदर देन कि हम दूसरे से अपने लाइफ को कंपेयर करें, ठीक है, और दूसरा क्या करता है नहीं करता है हम उन चीज़ों को देखें। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि खुद से जितना हेल्प हो सकता है, स्टूडेंट लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हमेशा ध्यान रखे बात, आपसे जितना बन सकता है बनाने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि अगर मैं कुछ बनाता नहीं हूँ तो मैं बिगाड़ने वाला कौन होता हूँ। इसलिए बनाने की कोशिश करें। बहुत बार मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि स्टूडेंट में भी जेलस की भावना होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई चीज़ आती है तो बता करके ध्यान रखना बात, ज्ञान और बढ़ता है। कभी भी ज्ञान को संकुचित नहीं करना है कि हम बता देंगे तो हमें आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, हमारा लॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप और क्लियर होंगे उन चीज़ों से। और जो आगे जाने वाला होगा, हमसे जो आगे बढ़ने वाला होगा, वो मेरे रोकने से रुकने वाला भी नहीं है। कभी भी ऐसा लाइफ में नहीं हो सकता कि हम ही अच्छे हैं। ये भावना आप में नहीं आनी चाहिए। हमेशा हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि हम अच्छे हैं और भी लोग अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखना जरूरी होता है पढ़ने के दौरान। दूसरा चीज़ है कि जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे घूमना अच्छा लगता है, अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है ज़रूर सुनिए। आपकी जो भी पसंद है ज़रूर करना चाहिए। आपको जहाँ भी कंफर्ट जोन लगता है कि जिससे आपको अपनी समस्या को हैंडल करके, समस्या पे बात करके आपको खुशी की अनुभूति होती है, हमें ज़रूर वहाँ पे बात करना चाहिए। ताकि क्या होता है ना कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो। बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखेंगे जहाँ पे लोग अंदर 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 घुट के मर जाते हैं। और जहाँ पे फेल्योर की बात है, सक्सेस की बात है, अपने यहाँ की ही बात है। आईआईटी मद्रास से एक बच्चा पास आउट था, नाम एक्चुअली मैं भूल रहा हूँ अभी। आईआईटी मद्रास से पास आउट होने के बाद उन्होंने सिविल कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया और बहुत ही बड़े स्तर पे सिविल कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने किया। इतना ही नहीं, भारत के अलावा भी उन्होंने यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में जा कर के अपना सिविल कंस्ट्रक्शन का काम किया। लेकिन जब 2008 में मंदी आया यूएस में, तो उनकी बिजनेस क्लैश हो गई, बर्बाद हो गई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वो नुकसान इतना बड़ा हुआ कि वो इंसान खुद को संभाल नहीं पाया और पता है उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या करने से पहले जो सुसाइड नोट्स उन्होंने लिखा था, सुसाइड नोट्स में उन्होंने क्या लिखा कि आई हैव नथिंग, एवरीथिंग हैज़ बीन लॉस्ट। मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। आईआईटीएन, डेफिनेटली आईआईटी मद्रास से सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने किया था और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होने के बाद जब नुकसान हुआ, उन्होंने खुद को संभाल नहीं पाया और वो आत्महत्या कर लिए। तो जब देखा गया, आत्महत्या जो सुसाइड नोट था उसको पढ़ने के बाद जब जांच पड़ताल की गई, तो ये देखा गया कि उनके बैंक अकाउंट में लगभग 60 करोड़ रुपए थे, 60 करोड़। और उन्होंने क्या लिखा था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ गवा चुका हूँ। क्यों हुआ ऐसा कि 60 करोड़ होने के बावजूद भी उस इंसान को आत्महत्या करना पड़ा? क्योंकि लाइफ में उन्होंने कभी फेल्योर नहीं देखा था। लाइफ में, ज़िंदगी में वो अभी कभी असफल हुए ही नहीं थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, असफल होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इंसान शुरुआती दौर में असफल होते हैं, ध्यान रखे बात, बुलंदियों पे शायद वहीं पहुँचते हैं। अगर शुरुआती दौर में आप असफल हो रहे हैं, भगवान का शुक्रगुजार हैं कि भगवान आपको शुरुआती दौर में निपुण करना चाह रहे हैं। इसलिए समस्या से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये ज़िंदगी है, अप एंड डाउन इसमें आएंगे। और ये ठीक वैसा ही है कि हार्ट बीट मेरा अप डाउन होता रहेगा, तभी मैं जिंदा रहूँगा। अगर ये सीधा इधर बढ़ा तो भी हम डेथ हो जाएंगे, तभी हम डेड हो जाएंगे। अगर नीचे जाएगा फिर भी हम डेड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए, बात कि रूटीनबद्ध चीज़ों से हम करें। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके पास एक रूटीन होना ज़रूरी है। जब तक रूटीन नहीं होगा, आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। और प्लानिंग से ज़्यादा मैनेजमेंट कहता है एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बातें न करें, इट्स बेटर टू छोटी छोटी थिंग्स को हम करना स्टार्ट करें। और अगर हम बात करें कि गलती को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बच्चे को हम देखते हैं, मैं बार बार उनको बहुत पोक करता हूँ, मैं उकसाने की कोशिश करता हूँ कि पूछो क्वेश्चन हमसे, तुम अपने डाउट को क्लियर करने आए हो। अगर बुक ही पढ़ना है आपको तो घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं आप मेरे पास इसीलिए आए हैं ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सके। तो जब तक जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे ना, वो धीरे धीरे उतना क्लैरिटी लाता है चीज़ों में। ये सब चीज़ अपने हैबिट में डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि गलती को स्वीकार करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए। अगर कुछ गलती हो गई है तो ये डिनाई नहीं करना चाहिए कि मेरी गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी पूँछ बहुत छोटी होती है। ये हमें सिखाता है कि मेरा कद कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, हमें अपनी औकात को छोटी रखनी चाहिए, ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको। रतन टाटा साहब ने
जब टाटा नैनो कार को लॉन्च किया गया टाटा के तरफ से, तो टाटा नैनो क्यों फेल हो गई? आपको जान के हैरानी होगा कि टाटा नैनो कार इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि उसको सस्ती कार बोल के बेचा गया था मार्केट में। सस्ती कार बोल करके मार्केट में बेचा गया था। रतन टाटा ने ओपन प्लेटफॉर्म पे आ करके उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था, ठीक है, लगभग 65 साल के एज में, है ना, उन्होंने 65 साल के एज में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने नैनो को सस्ती कार बोल के बेचा। और उन्होंने ये भी बात कहा था कि हर चीज़ को सस्ता बोल के नहीं बेचा जा सकता है। हर चीज़ को हम सस्ता बोल के नहीं बेच सकते हैं, बिकॉज कार इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। कि अगर हम कार लेके निकलते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति कार मेंटेन करता है। लेकिन जब नैनो लेके इंसान निकला तो क्या बना एजम्पशन क्या बना? लखटकिया कार। यानी कि एक नैनो के साथ अगर कोई बुलेट से अगर ड्राइव करके, बुलेट अगर गाड़ी से चल रहा था, मान लो रॉयल इनफील्ड से चल रहा था, उसका सीना ज़्यादा चौड़ा लगा उस नैनो कार के सामने कि अरे उससे ज़्यादा कीमत तो इसकी है। मतलब ये है कि गलती रतन टाटा ने एक्सेप्ट किया कि मेरे लाइफ की ये सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने नैनो कार को सस्ती कार बोल के बेचा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको छोटी कार बोल के बेचा होता, कि भारत एक पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए टाटा ने इस छोटी सी कार को बनाया है। और क्या है कि पार्किंग की असुविधा होती है, इसलिए आप कम जगहों में भी इस कार को पार्क कर सकते हैं और आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। शायद ऐसा बोल के अगर नैनो को बेचा गया होता तो आज ये नैनो की स्थिति नहीं होती जो हो गई। तो कहने का मतलब है, उसके बाद मैं सत्य नडेला की बात करूं जो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हैं, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया ओपन प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा जर्नी मतलब बिताने के बाद कि दुनिया हाथ में आ गई, मतलब कंप्यूटर हाथों हाथ में आ गई और हम कंप्यूटर बनाने में बिजी रह गए। मतलब समय से मैं नहीं समझ पाया कि काश मैं भी समय से स्मार्टफोन बनाता। जब तक हम स्मार्टफोन बनाते तब तक बहुत लेट हो चुका था। मैं ये बता रहा हूँ कि जब इतने बड़े बड़े लीडर को अपनी गलतियाँ स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है, तो हम इतने छोटे इंसान होकर के अपने गलती को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने गलती को स्वीकार कर सके। ध्यान रखें बात, इन चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता अगर हम में आती है तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे अपने मार्ग पे अग्रसर होंगे और आपका मार्ग भी प्रशस्त होगा और डेफिनेटली आप अचीव करेंगे जो कुछ भी आप चाहते हैं। संजय कापटी सर वाच कर रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो सर वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली सीएस एग्जीक्यूटिव के दौरान सर सिक्योरिटी लॉ आपने सर कैरियर क्लास में पढ़ाया था और आज भी सर वो लास्ट क्लास आपका याद है कि बहुत ही इंजॉय किए थे सर आपके क्लास को और आपने इतने अच्छे से पढ़ाया था, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं सीएस बन गया हूँ और पहली बार सर आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है, तो अगेन मैं प्रणाम करता हूँ सर आपको। तो मेरा कहना बस ये था कि इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में ध्यान रखना चाहिए और कोई भी जर्नी टफ नहीं होती है ना। परीक्षा तो होगी, आपको परेशानियों से घबराना नहीं है, परेशानी से घबरा करके चीज़ों को छोड़ना नहीं है। ध्यान रखे बात, अगर आप जैसे एक होंडा का ऐड आता था जिसमें वो अक्षय कुमार थे जो ऐड करते थे कि एक बार पंख फैला के तो देखो, है ना, एक बार पंख फैला के तो देखो, धीरे धीरे अपने आप वहाँ से काफिला शुरू हो जाता है। तो पंख फैलाने की एबिलिटी हम में होनी चाहिए, फिर सफ़र अपने आप शुरू हो जाती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि अगर एक बार आपको आगे बढ़ने का जज्बा है, जुनून है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपके साथ अच्छे भी जुड़ने लगेंगे। अगर आप में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, निगेटिव चीज़ें अपने आप अलग होने लगेगा, अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। तो जब भी कुछ हम सोचते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट भी ये कहता है कि व्हाट एवर वुड यू वांट यू मस्ट हैव टू डिजर्व फर्स्ट, कि हम जो कुछ भी चाहते हैं अपने लाइफ से उसके लिए पहले हमको डिजर्विंग होना पड़ेगा। अगर हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, अगर हम CA एग्ज़ाम की बात करें, तो हमें इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करना है, हमें सर को ब्लेम नहीं करना है, हमें खुद को देखना है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि आप अगर इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे हैं, दैट इज़ द सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। तो जो सिस्टमेटिक चीज़ होता है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रिस्क होता है, रिस्क का डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो दैट इज सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो जो अनसिस्टमेटिक चीज़ें हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम में जो खामियां हैं, खामियां हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट पे उंगली उठा करके हम इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स बेटर कि हम अपने आप में बदलाव लाएं, हम पे कहाँ गलती हो रही है उन चीज़ों को सुधारें। धीरे धीरे आप अपने पथ पे अग्रसर जरूर हो जाएंगे। तो आज की इस लाइव सेशन में आने का बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस आप लोगों से करने का मन करते रहता है।
लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय की कमी होती है, इसके वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाता हूँ। तो आज के इस लाइव सेशन में मेरा आने का उद्देश्य यही था कि कल से मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेशली। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं आप आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन मैं बोलता हूँ, फाइनेंशियली भी अगर किन्हीं को कोई तकलीफ है, आप बेहिचक आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन नॉट ओनली फॉर द कोचिंग फ़ी, उसके अलावा भी अगर आपको पढ़ने लिखने में किताब वगैरह को लेकर के अगर आपको तकलीफ है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, अगर मैं इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर अपने पार्ट पे मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं अच्छा फील करूँगा। सीए और सीएमए के बच्चे भी जो हमसे लॉ पढ़ने के इच्छुक हो, आप डेफिनेटली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगेन कोई बार नहीं होता मेरे यहाँ कि पढ़ना है तो पहले पैसा देना है, ठीक है। आप आराम से पढ़ के देखिए, अगर आपको लगे कि मैं अच्छे जगह पे हूँ देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। मैं फंसाने वाला कोई काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्शियलाइजेशन को प्रमोट मुझे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन संजय कापड़ी सर, वेरी गुड इवनिंग और प्रणाम करता हूँ। और आज के लाइव सेशन के लिए इतना ही, बाय बाय।